हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के स्वरूप में क्या अवधारणा थी, क्या सोच थी, क्या दर्शन था, क्या स्वरूप था, इसके विषय में अध्ययन हम लोग करेंगे। अब हम लोग आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन, यानी शिक्षा के माध्यम से वो क्या समाज को देना चाहते थे, क्या प्रदर्शित करना चाहते थे और क्या उपदेश देना चाहते थे, शिक्षा का स्वरूप कैसा चाहते थे, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा सर्वोच्च शिक्षा वह है जो सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में मानव जीवन को समायोजित कर दे। मानव जीवन को क्या कर दे? समायोजित कर, यानी प्रकृति के साथ मानव को क्या कर दे? एडजस्ट कर दे, समायोजित कर दे, यानी परिस्थितियों के अनुसार, देश काल वातावरण के अनुसार योग्यता, क्षमता, विकास और व्यवहार इत्यादि सभी चीज़ों का जो निर्माण कर दे, वही शिक्षा है। यानी देश काल वातावरण प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को तैयार इस प्रकार करना कि वह हर परिस्थिति में ढल सके, हर परिस्थिति का सामना कर सके, हर तरह से अपना विकास कर सके परिस्थितियों के अंतर्गत, वह क्या है? शिक्षा है। वही क्या है? सर्वोच्च शिक्षा। यानी व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार से उसके ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप का विकास हो कि वह प्रकृति में, यानी पूरे संपूर्ण सृष्टि में खूब अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से समायोजित हो सके। अर्थात समय के परिवर्तन के अनुसार वो अपने क्रियाकलाप, दायित्व, व्यवहार, ज्ञान इत्यादि क्षमताओं का अच्छे ढंग से विकास कर सके। ऐसी जो शिक्षा होगी वही सबसे अच्छी शिक्षा होगी। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। एक बात और आप ध्यान से देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता, विकास, व्यवहार, उपलब्धि और ज्ञान का ऐसा स्वरूप बताया है जो प्रकृति के अंदर क्या हो? एकदम समायोजित हो सके, जो प्रकृति के अंदर व्यवस्थित रूप से समायोजित होकर विकास कर सके। इस प्रकार से इनके जो शिक्षा दर्शन है उसमें व्यक्तिवादी अवधारणाओं के साथ, प्रकृति के साथ समायोजन करने की बात इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में की है। वहीं अगर देखें तो इनके शिक्षा दर्शन को अगर और देखें, थोड़ा और व्यापक रूप में देखें तो इन्होंने जो भारतीय दर्शन में हमेशा से जो लक्ष्य मोक्ष के रूप में रखा गया, यानी विद्या वह है जो व्यक्ति को क्या कर दे? मुक्त कर दे। सा विद्या या विमुक्यते, यानी आध्यात्मिक शिक्षा का जो परंपरागत दृष्टिकोण रहा, इसको इन्होंने भी स्वीकार किया था। कहा वास्तव में विद्या वह है जो व्यक्ति को क्या करे? मुक्त कर दे। लेकिन मुक्ति तो एकाएक उत्पन्न होती नहीं। उसके लिए क्या होगा? प्रकृति के प्रत्येक पहलू पर मानव व्यवहार व्यवस्थित, सुसंगठित, व्यापक होना चाहिए ताकि वह प्रकृति के अंतर्गत हर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सके, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए विकास कर सके। इस बात को इन्होंने देखा। थोड़ा सा और अगर हम इसको और थोड़ा व्यापक रूप में देखते हैं, इनकी परिभाषा या इनके शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण को, तो सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के, यानी इन्होंने ये कहा सच्ची शिक्षा जो लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक पहलू, प्रत्येक अंग के, यानी जो हम ऐसी शिक्षा जो हमको विकास करने में आए, हमारे गुणों का विकास करे, हमारे मूल्यों का विकास करे, हमारे आचरण का विकास करे, हमारे व्यवहार का विकास करे, यानी जो भी हमको हर तरह से जो शिक्षा लाभ देती है, उस लाभ देने वाली शिक्षा के प्रत्येक अंग, यानी उसके प्रत्येक पहलू का प्रयोग करने में जो शिक्षा हमको लाभ देती है, उस लाभ देने वाली शिक्षा के प्रत्येक पहलू, यानी जिस शिक्षा से हमको हर तरह का लाभ मिल रहा है, उस शिक्षा के प्रत्येक पहलू के वास्तविकता को जाने कि ये शिक्षा से हमको लाभ हुआ तो उस शिक्षा का कौन कौन सा पहलू है जो हमको सदैव लाभ देता रहेगा। यानी शिक्षा तो वह है जो हमको लाभ दे, और लेकिन जो शिक्षा से हमें लाभ हुआ है उस शिक्षा के हमको प्रत्येक पहलू और प्रत्येक उसकी वास्तविकता को जानना है, उसकी वास्तविकता को जानना है ताकि जीवन के प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक सच्चे आश्रम, यानी जीवन के लिए सच्चे आश्रम का निर्माण हो गया। यानी वो जो ज्ञान से हमको लाभ हुआ है, उस ज्ञान के प्रत्येक पहलू का इस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करें, इस प्रकार से हम उसका विकास करें कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में, प्रत्येक अवस्था में
अच्छी अवस्था को प्राप्त कर सकें, प्रत्येक अवस्था को उत्तम अवस्था के रूप में हम प्राप्त कर सकें, वही शिक्षा क्या कहलाती है? वास्तव में शिक्षा कहलाती है। यानी शिक्षा वह है जो हमको हर प्रत्येक पहलू से लाभ देती है। फिर जो जिस शिक्षा से हमको लाभ हुआ है उस शिक्षा के प्रत्येक पहलू को हम जानें और इस प्रकार से उसके प्रत्येक पहलू को जानें कि हम अपने मानव जीवन के प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक आश्रम, चाहे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, चाहे संन्यास आश्रम, जीवन के प्रत्येक आश्रम में हम क्या करें? एक उत्तम अवस्था का निर्माण या एक उत्तम आश्रम का निर्माण हम कर सकें। वही क्या है? सच्ची शिक्षा है। वास्तव में इसी शिक्षा का एक परिभाषागत स्वरूप इन्होंने इस परिभाषा के अंतर्गत शिक्षा के संदर्भ में दिया है। यदि थोड़ा सा और हम देखें, विचार करें, तो शिक्षा का इनका जो स्वरूप है वो व्यक्तिवादी अवधारणा, यानी व्यक्तिगत रूप से इतना व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो कि वह अपने अंतर्निहित गुणों का इस प्रकार से विकास कर ले कि वह प्रकृति के साथ उत्तम समायोजित हो जाए, उत्तम ढंग से क्या हो? समायोजित हो जाए। इस प्रकार से इन्होंने व्यक्तिवादी अवधारणाओं के यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ शिक्षा और व्यक्तित्व के विकास पर इस प्रकार बल दिया है कि आदमी प्रत्येक प्रकृति की अवस्था में उत्तम अवस्था को प्राप्त हो जाए। यानी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को इतना इन्होंने स्वतंत्रता प्रदान किया है शिक्षा के माध्यम से कि व्यक्ति अपने गुणों का, अंतर्निहित गुणों का सर्वत्र विकास करते हुए प्रकृति के साथ प्रत्येक अवस्था में उत्तम अवस्था को प्राप्त हो जाए। वही इनका जो है शिक्षा का जो है दर्शन है या शिक्षा, ऐसी शिक्षा ये देना चाहते हैं। अब हम चलते हैं कि इनकी जो शिक्षा का जो उद्देश्य रहा, या ये कहें कि इन्होंने शिक्षा में क्या सिखाना चाहा, ये शिक्षा का कैसा स्वरूप सबको प्रदान करना चाहते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग खंड खंड में करके देखेंगे। सब इसी में बताया जा चुका है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल करेंगे ताकि सर्वसाधारण लोग भी समझ सकें इस परिभाषा को। पहला इन्होंने बल दिया है शारीरिक विकास, यानी शिक्षा को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया कि शारीरिक विकास आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो शारीरिक विकास को बल दिया है उसने सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही, प्रकृति के साथ शारीरिक व्यवहार का इस प्रकार से विकास हो कि शरीर की विकास हो, सभी अंगों उपांगों का, आंतरिक एवं बाह्य अंगों का विकास हो। वह कैसे? जैसे व्यायाम के माध्यम से पेड़ पर चढ़ना, तैरना, गोता लगाना, खेल कूद करना, मेहनत करना इत्यादि, योग भी करना इत्यादि कई बातों पर उन्होंने बल दिया। जितनी बातों पर उन्होंने बल दिया सब में जो है प्रकृति के साथ शारीरिक व्यायाम पर बल दिया उन्होंने। प्रकृति के साथ यानी पर्यावरण के साथ शारीरिक क्रियाकलापों का विकास करके शारीरिक विकास पर बल दिया। साथ में उन्होंने कहा कि जब यह क्रिया करे तब उसके अनुसार उसको पोषण ग्रहण भी करना चाहिए। यानी प्रकृति के साथ शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से, जैसे पेड़ पर चढ़ना, व्यायाम करना, दौड़ना, खेलकूद में भाग लेना, मेहनत करना, तैरना, गोता लगाना इत्यादि शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्रकृति के अंतर्गत शारीरिक विकास करे, फिर उसके अनुसार अपना पोषण यानी स्वस्थ भोजन, आवश्यक भोजन ग्रहण करते हुए अपने शरीर का विकास करे। यह महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं ना, यहाँ सब जगह प्रकृति के साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात की है, सामूहिक रूप व्यक्तिगत रूप से प्रकृति के साथ व्यक्तिगत रूप से शारीरिक विकास की बात की है इन्होंने। दूसरा का देखें मानसिक विकास। इन्होंने जो है मानसिक विकास का इन्होंने महत्वपूर्ण पहलू एक लिया है कि व्यक्ति की जो मानसिक विकास है वह स्वतंत्रता के साथ मानसिक विकास, प्रकृति में स्वतंत्रता के साथ मानसिक विकास के पहलू पर अधिक बल दिया है। स्वतंत्रता के साथ यह मतलब यह है कि जो मनुष्य अपने द्वारा, अपने अनुभवों द्वारा, अपनी क्रियाओं द्वारा, अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव करता है उस ज्ञान को भी इन्होंने बहुत प्राथमिकता दिया है। यानी प्रकृति के वास्तविकता के साथ ज्ञान प्राप्त करना वाले पहलुओं पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। सिर्फ कक्षा में व्याख्यान के आधार पर ज्ञान के पहलुओं पर इन्होंने ज़्यादा बल नहीं दिया है, बल्कि क्या है, प्रकृति के साथ सीखो और जानो। इन्होंने सबसे बड़ा मानसिक विकास यह माना कि जब मनुष्य व्यक्ति को समझेगा, जब मनुष्य क्या करेगा, व्यक्ति को समझेगा तो वह ज्ञान के हर पहलू को समझ जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य सिर्फ कक्ष के व्याख्यान पर ही निर्भर रहेगा तो वह व्यक्ति को नहीं समझ पाएगा। जब व्यक्ति को नहीं समझ पाएगा तो उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने वास्तविकता यानी प्रकृति के संग वास्तविकता के रूप में व्यक्तिगत रूप से अनुभवों पर भी क्या किया है, बल दिया है। यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के साथ इंद्रिय अनुभव पर, इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ज्ञान की खोज और ज्ञान की प्राप्ति पर इन्होंने विशेष बल दिया है।
इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना मानसिक विकास के लिए कि व्यक्ति को इतना ज्ञान हो ही जाना चाहिए कि वह मनुष्य के हर पहलू को धीरे धीरे समझने लगे। जब मनुष्य के हर पहलू को समझने लगेगा तो वो उसके अनुसार ज्ञान के हर पहलू को भी संग्रहित करेगा, रखेगा, प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ज्ञान की खोज और ज्ञान की प्राप्ति इस प्रकार करे कि वह वास्तविकता को समझने लगे। ऐसी मानसिक विकास की प्रक्रिया को इन्होंने बखूबी बढ़ावा देने की बात अपने विचारों में की है। वहीं अगर हम तीसरा देखें, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। नैतिकता का मतलब होता है किसी कार्य के संदर्भ में, किसी व्यवहार के संदर्भ में नियम युक्त क्रमशः सुव्यवस्थित व्यवहार करना। नियम युक्त क्रमशः सुव्यवस्थित व्यवहार करना वह क्या कहलाता है? नीति कहलाता है। यानी नियम युक्त क्रिया, नीति। और आध्यात्मिक विकास का मतलब ये होता है, आध्यात्म का मतलब ही तो है जिसके अध्याय का अंत न हो। ऐसे भी समझिए, आध्यात्मिकता का मतलब वो होता है जो समय के आघात से परे होती है। जैसे सूर्य का पूरब उगना, चाहे कोई भी युग आए इधर उगेंगे, ये आध्यात्म है। यानी उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। जैसे आदमी चाहे त्रेता युग हो चाहे कलयुग हो, सबकी नाक जहाँ है उसी जगह है, बड़ी छोटी होना अलग बात है। यानी वो मूलभूत सिद्धांतों को इन्होंने अपनी शिक्षा में शामिल करने पर बल दिया कि जो मनुष्य को प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक समय में सदैव उत्तरोत्तर विकास करती है और सदैव उसको धारण करने में वो अच्छा बनता जाता है, उत्तरोत्तर विकास होता है। जैसे उन्होंने कहा शाश्वत मूल्यों की आचार संहिता का मूल्य, यानी ऐसे मूल्य जैसे पिता का सदैव आदर प्रेम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, माता का आदर प्रेम करना, ये शाश्वत मूल्य हैं। शाश्वत मूल्यों की आचार संहिता है। आचार संहिता का मतलब व्यवहार रूपी मूल्य है। गुरु का सदैव आदर प्रेम करना चाहिए, जहाँ जिसका एहसान है उसे सदैव उसका मान देना चाहिए, उसके एहसान को मानना चाहिए। दान देना चाहिए, दान देने से हमेशा सदैव लाभ में रहेंगे। सहानुभूति रखना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, शाश्वत मूल्य हैं। यानी शाश्वत मूल्यों के प्रति उचित व्यवहार संबंधी बातों को इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में या अपने शिक्षा के उद्देश्य के रूप में इन्होंने काफ़ी शामिल किया है। जैसे शांति। शांति क्या है? शांति एक आवश्यकता है। जो व्यक्तिगत अकेले रहेगा व्यक्ति तो भी उसको शांति चाहिए, सामाजिक रूप में रहेगा तो भी शांति चाहिए। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म को जैसे होता है, धर्म का एक मतलब होता है कर्तव्य। अगर आदमी धर्म को धारण किए हुए अपने कर्म को सही कर रहा है तो वह अपने धर्म को धारण किया हुआ है। धर्म में सदैव उन्नति होती है क्योंकि कर्मशील ही कुछ पाता है, उसी को कहा जाता है धर्मशील ही कुछ पाता है। सत्य में सदैव उत्थान होता है। जितने व्यवहार गड़बड़ होना शुरू होते पहले झूठ से शुरू होते। तो सत्य, न्याय, निरपेक्ष रहना, सद आचरण, अच्छा व्यवहार करना, एक संबंधों के आधार पर, क्रियाकलापों के आधार पर बोली। उसी तरह से जो मूल्य हैं, जो समाज के मूल्य हैं, धर्म के मूल्य हैं, यानी ऐसे तत्व, ऐसे आधार जिसको बदलना ठीक नहीं होता, वो मूल्य वो सदैव अच्छे होते हैं। तो मूल्य जो हैं, जो महत्व हैं, आदर्श यानी समाज के जो हमारे आदर्श हैं, चाहे धार्मिक आदर्श हो चाहे सामाजिक आदर्श हो, इत्यादि को अनुसरण करने में सदैव विकास ही होता है। क्योंकि ये सब ऐसे मूल्य हैं जो मानव को सदैव प्रेरणा ही देते रहते हैं। अनुशासन में सबका विकास हुआ है, चाहे जो इस क्षेत्र में जाइए। अनुशासन यानी नियम के अनुसार, अनुशासन के अनुसार स्वयं पालन करेंगे, सदैव उन्नति। सहनशीलता, जितने महान व्यक्ति हुए अगर सहनशीलता न हो तो महान हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, लाभ हानि, फायदा नुकसान सब कुछ लगा रहता है, लेकिन वह धैर्य और अनुशासन सहनशीलता के साथ वो आगे बढ़ता है तो सब लोग जुड़ते जाते हैं। अगर वह मस्तिष्क रूप से बिखर गया, सहनशीलता खत्म हो गई तो लोग जुड़ना छोड़ देंगे। तो सहनशीलता बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी ये सेवा, इसी तरह से सेवा, जितने भी संसार में जो जितना सेवा किया है वह उतना ही नाम पाया है। इस प्रकार से हम देखें तो नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने काफ़ी बल दिया है। ऐसी शिक्षा पर इन्होंने काफ़ी बल दिया है ताकि जो है व्यक्ति जो है किसी भी अवस्था में प्रकृति के साथ समायोजित होने के साथ वह विकास कर सके। अगर वही आगे हम देखें, चौथा देखें, समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास। तो इन्होंने ये कहा कि समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास, हमारे शरीर के अंदर समस्त शक्तियाँ संग्रहित होती हैं। उन शक्तियों को जो जितना जागृत कर लेता है वो उतना उसका विकास हो जाता है। तो इन्होंने कहा समस्त शक्तियों का विकास। इन्होंने इसलिए कहा समस्त शक्तियों का विकास क्योंकि वो मानव की क्षमता, मानव के गूढ़ रहस्यों को आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से, दोनों रूप से समझते थे। इनके विचारधाराओं में आध्यात्मिकता भी मिलती है और भौतिकता भी मिलती है। विज्ञान और पाश्चात्य जगत के विभिन्न समाज सुधारकों का भी इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि ये जो है, ये दोनों पहलुओं को, इनकी विचारधाराओं को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो दोनों पहलुओं को इन्होंने अपनी विचारधारा में शामिल किया। आगे मिलेगा, थोड़ा सा झलक मिलेगी उसकी। तो इन्होंने समस्त शक्तियों की बात की
वो समस्त शक्तियाँ मानव में ही निहित है। जो जितना उसको जागृत कर लेता है, जो जितना उपयोग कर लेता है, उतना विकास, उतना आगे और उतना ही प्रकृति के संग अच्छे ढंग से समायोजित होता है। तो इसलिए उन्हें समस्त शक्तियों में, जैसे शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, संगीत की शक्ति, जितना अधिक भावना पवित्र होगी उतना ही संगीत आप अच्छे से सीख लेंगे। कला व्यक्तिगत रूप से होती है। कला, साहित्य, सोच, चिंतन, अनुभव, सबका एक ही चीज़ अनुभव अलग, जिज्ञासा। यानी कहने का मतलब ये है, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, चाहे भौतिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो, चाहे सामाजिक शक्ति हो, सभी शक्तियाँ मानसिक प्रक्रिया से शुरू होती हैं। और जब मानसिक प्रक्रिया जिस तरफ कार्य करती है, वैसी शक्ति आगे बढ़ती जाती है। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारा शिक्षा का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि जो मनुष्य के अंदर निहित समस्त शक्तियों को आगे बढ़ा दे। अगर आपके अंदर कला है तो उस कला को पहले कौन हैंडल करता है? पहले ब्रेन ही हैंडल करता है, तब वो व्यवहार में उतार पाता है व्यक्ति। अभ्यस्त होते होते फिर वह वैसा ही करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर मस्तिष्क में निहित, मानो उसके आंतरिक गुणों में निहित समस्त शक्तियों का विकास करना भी इन्होंने अपनी शिक्षा के अंदर व्यक्तिवादी अवधारणाओं को विशेष रूप से विकास करते हुए व्यक्तित्व का विकास पर बल दिया है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीयता का विकास। इनका जो जीवन काल था, उस जीवन काल के दौरान अगर हम देखें तो स्वतंत्रता संघर्ष काफ़ी रहा। 1941 तक ये जीवित रहे। तो इसमें राष्ट्रीय एकता, यानी इन्होंने पाश्चात्य जगत की भी इनके पास ज्ञान था। यही कारण था कि ये जो है राजतंत्र के पक्ष में नहीं थे, लोकतंत्र के पक्ष में थे। और राष्ट्र को यही चाहते थे कि इस प्रकार से जनता जागरूक हो कि सब में एकता, यानी सब में सामूहिक एकता बने, ताकि अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति भी मिले और अंग्रेजी हुकूमत से हम अपनी वास्तविक हकों का मांग कर सकें। तो इन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। समाज के सभी समाज में जो है, सभी समाज को एक साथ मिला करके जोड़ने और जागरूक करने और समाज को बनाए रखने के लिए या राष्ट्र को जागृत करने के लिए त्याग, बलिदान इत्यादि से संबंधित बहुत सारी रचनाएं, साहित्यिक कथाएं, अपनी जो है रचनाओं में ऐसी कहानी कथानक का प्रयोग करने संबंधी बातों का भी विवरण, सामूहिक भावनाओं का एकीकरण, सामूहिक भावनाओं का उचित मांग, व्यवहार इत्यादि संबंधी बात विचारों का इन्होंने साहित्य के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से काफ़ी वर्णन किया है, जिससे ये जो है हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता का विकास, भारत को संगठित करने का काम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपनी रचनाओं, अपनी क्रियाकलापों, अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से भी काफ़ी किया है। यही कारण है कि जब पहले कुछ अंग्रेजी हुकूमत बगावत करती थी या कोई अमानवीय व्यवहार करती थी तो उसमें जो है छात्र बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते थे। ऐसे समय में इनका विश्वविद्यालय रहा है जो राष्ट्रीय संघर्ष में छात्रों के माध्यम से विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप संपादित होते रहे, संदेश राष्ट्र में जाते रहे और सामूहिक, सामाजिक और सामूहिक भावनाओं का विकास करते हुए राष्ट्र को एकीकृत करने संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा इनके माध्यम से मिला। वहीं अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास का बात करें तो स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवियां देखी, जो राष्ट्र का राष्ट्रों के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संधि से फ़ायदा, अंतर्राष्ट्रीय विचार, भावनाओं, विज्ञान इत्यादि का अनुसरण, उसका लाभ, उससे सुख सुविधाएं इत्यादि संबंधी अनेक बातों से भी ये अवगत थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, विश्व स्तर पर हर चीज़ की जानकारी चाहते थे कि छात्रों को हो, चाहे वो लोकतंत्र के संदर्भ में हो, चाहे विज्ञान के संदर्भ में हो, चाहे व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में हो, चाहे सामाजिक शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए हो। क्योंकि इन्होंने दोनों विश्व युद्ध, हाँ प्रथम विश्व युद्ध तो देख ही लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध की भी रूपरेखा इनके समय तक तैयार हो चुकी थी, क्योंकि 41 में गुजरे ही थे, 39 तक तो शुरू ही हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार से विकास और इत्यादि जो गतिविधियाँ थी, संस्कृति सभ्यता का प्रभाव, दुर्गुणों की समाप्ति, प्रेरणा, विकास और मानवता के प्रति एक व्यापक संदेश जो विदेशों से हर देशों में जाता रहा, पाश्चात्य जगत के दार्शनिकों के माध्यम से जाता रहा, उन सब बातों से भी ये प्रभावित थे। इसलिए इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान, विज्ञान, सहयोग, व्यापार, संस्कृति इत्यादि संबंधी जानकारियाँ इत्यादि संबंधी सहयोग पर भी इन्होंने बल दिया कि ऐसी भी शिक्षा होनी चाहिए कि जो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ सहयोग, सहानुभूति, वसुधैव कुटुंबकम के व्यवहार पर हम लोग अपना कार्य कर सके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शिक्षा दर्शन है वह व्यक्तिवादी अवधारणाओं के साथ किस प्रकार से
व्यक्तिगत रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की गतिविधियों में विकास करके व्यक्ति समायोजित होते हुए अपना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति कर सकता है। इनके विचारों को आप समझ गए होंगे। आप ये जान लीजिए कि सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है, बस 2-4 बार वीडियो को सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।